कोई भी काम होता है तो वो उसके 3 सर्कल्स होते हैं, उनको वो गोल्डन सर्कल कहता है। जो इनर सर्कल है वो वाई है, जो मिडिल सर्कल है वो हाउ है, और जो लास्ट सर्कल है उसको वो व्हाट कहता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इनर सर्कल है वो वाई का है, तो रिसर्च हमेशा वाई से स्टार्ट होगी। अगर वाई नहीं है तो रिसर्च का सवाल ही पैदा नहीं उठता कि आप कोई चीज़ करें, डिस्कवर करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें किस तरीके से, जैसे कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा जी। अगर वो सोचता नहीं कि ये क्यों गिरा, अगर उसके पीछे वाई नहीं होता, तो जो है वो लॉ डिस्कवर नहीं करता। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो रिसर्च है वो हमेशा किस चीज़ से स्टार्ट होगी, एक वाई से स्टार्ट होगी, एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होगी। रिसर्च रिक्वायर्स अ क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ गोल, रिसर्च रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक प्लान ऑफ प्रोसीडिंग। मैंने अभी आपको गोल्डन सर्कल में हाउ बताया था, ठीक है ना। जब हम वाई इनिशिएट कर लेते हैं, वाई अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम आखिरकार ये काम करना क्यों चाह रहे हैं, उसके पीछे पर्पस क्या है, या हमें मसला क्या आ रहा है, ठीक है। जब हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो हम एक स्पेसिफिक प्लान जो है देते हैं। नॉर्मली हम उसको क्या कहते हैं, अगर रिसर्च की बात करें तो वो हमारी मेथोडोलॉजी होती है। अभी आप लोग अपना थीसिस कर रहे हैं तो उसमें कंप्लीट चैप्टर है आपके पास मेथोडोलॉजी के नाम से। तो आप पूरा प्लान देते हैं कि जी आप उस चीज़ को किस तरीके से जो है अचीव कर सकते हैं। तो उस प्लानिंग को हम अपने रिसर्च में रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। अच्छा जी, रिसर्च यूजुअली डिवाइड्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम इनटू मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स। अब ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे आप चांद पे जाना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ से कहीं और जाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोरोना वायरस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप एट लार्ज वो चीज़ कर सकें। ऑफ कोर्स आप इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर हम कोविड-19 की बात करें कि आप चाह रहे हैं कि आप इसको जो है मिनिमाइज़ करें या इसको ख़त्म करें, आपको क्या करना पड़ेगा कि सब टास्क बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। अगर आप उसके सब टास्क नहीं बनाएंगे, आप कभी भी वो गोल अचीव नहीं कर सकते। तो रिसर्च में भी ऐसा ही है कि आपके पास जो मेजर गोल है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा। जब आप उसको तोड़ेंगे तभी आप उस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसा मटेरियल बनाना चाह रहे हैं जो कि सुपर कंडक्टर है, ठीक है। अब आप किस तरीके से इसको अचीव करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे डोपिंग मटेरियल्स को सेलेक्ट करेंगे जो कंडक्टिविटी इन्हेंस करें, ठीक है। फिर एक मेथोडोलॉजी सेलेक्ट करेंगे कि जो उस मटेरियल को प्रिपेयर कर सके। फिर एक और मेथड सेलेक्ट करेंगे, कैरेक्टराइजेशन की टेक्निक सेलेक्ट करेंगे जो उसको एनालाइज कर सके कि वाकई वो चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो अब एक काम को हमने क्या किया, मल्टीपल स्टेप्स में तोड़ दिया, ठीक है। तो जो मेजर प्रॉब्लम है आपके पास, उसको आप क्या करेंगे, सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करेंगे। अच्छा जी, रिसर्च इज अ गाइडेड बाय स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम, क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिसर्च एक्सेप्ट सर्टेन क्रिटिकल अजम्पशंस। नॉर्मली हम मैथमेटिक्स को जब डील कर रहे होते हैं तो आपने देखा है कि हम क्या करते हैं कि अजम्पशंस ले लेते हैं। अगर हम अजम्पशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स हम कभी भी किसी पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो रिसर्च में अजम्पशंस का होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी अजम्पशंस हो कि कम्प्लीटली वो चीज़ वायलेट ना कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम मटेरियल बैलेंसेस कर रहे होते हैं, एनर्जी बैलेंसेस कर रहे होते हैं, तो हम क्या अजम्पशंस लेते हैं कि मिसाल के तौर पे जी स्टेडी स्टेट प्रोसेस होगा, या फिर हम जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं, मास नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसी तरीके से हम एनर्जी का ले लेते हैं कि जी एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो हम डिफरेंट जो है अजम्पशंस को अज्यूम करते हैं ताकि हम हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है हम उस तक पहुंच सकें। Research requires collection and interpretation of data in an attempt to resolve the problem that initiated the research. ठीक है। अब जब आपने assumptions ले ली हैं, अब उसके बाद आप जब काम करने जा रहे हैं, whether it's a mathematical model, whether it's a research model या statistical model है, कोई भी एक मीन है जिसके थ्रू आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस डेटा को सबसे पहले तो कलेक्ट करेंगे, उसको फिर आप एनालाइज करेंगे, एनालाइज के बाद आप उसको
इंटरप्रेट करेंगे कि जी हाँ इस वजह से ये चीज़ नहीं चल रही थी। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप बाहर से घर आए, आप जब घर आए तो आपने देखा कि यार लाइट नहीं चल रही। आप क्या करेंगे? आपने लाइट ऑन की, लाइट नहीं चली। अब आपके ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, यार लाइट नहीं चली। अच्छा यार मैं एक काम करता हूँ कि लाइट को देखता हूँ, वो तो जल नहीं गया। ठीक है, आपने लाइट को देखा या आपके पास ट्यूबलाइट है, व्हाटएवर एलईडी है, आपने उसको उतारा, देखा नहीं यार ये तो ठीक है। फिर आपके ज़हन में एक और क्वेश्चन आएगा कि हो सकता है कि यार ये जो कनेक्शन है इसमें मसला है। अगर इस कनेक्शन में मसला है तो फिर हो सकता है कि मेरे पास जो फ्रिज है वो चलना चाहिए। आप फ्रिज के पास गए, आपने देखा कि फ्रिज भी चल रही है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास कंफर्म हो गया कि जी ये जो मसला था कनेक्शन की वजह से था। या फिर आपने ये देखा कि फ्रिज भी नहीं चल रहा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो लाइट ही नहीं आ रही। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? फिर हो सकता है कि आप मीटर को जाके देखेंगे कि यार वहाँ पे लाइट आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से एक चेन ऑफ क्वेश्चंस आपके जहन में आते जाएंगे। ठीक है, आपके पास जो जो डेटा आता जाएगा आप उसको इंटरप्रेट करते जाएंगे कि ये प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं है। अगर इसकी वजह से नहीं है तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम मीटर में खराबी की वजह से है, या हो सकता है कि लाइन कट गई है, या फिर पीछे से लाइट नहीं आ रही। अगर मिसाल के तौर पे पूरे मोहल्ले में आ रही है, ठीक है, सिर्फ आपका लाइट नहीं आ रहा, तो ठीक है, तो हो सकता है कि जो आपका अजम्पशन है मीटर वाला वो सही हो, या फिर बीच में कहीं कनेक्शन का कोई इशू आ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या की, एनालाइज की स्टेप बाय स्टेप कि इस वजह से ये प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से ये नहीं है, इस वजह से ये नहीं है, तो फिर इस वजह से है। तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है या फिर जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो आपको मिलेगा। अच्छा जी, एक चीज़ याद रखिए कि रिसर्च हमेशा साइक्लिकल होता है। साइक्लिकल से मतलब ये है कि एक सर्कल में आप घूमते रहते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से, मैं आपको अभी एक डायग्राम दिखाऊंगा। ये डायग्राम अगर आपको नज़र आ रहा है, अब मिसाल के तौर पे अगर हम पुराने ज़माने की बात करें कि भाई कोई ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम हो जिसमें हम बात कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास जो है टेलीफोन आए। अब पहले ज़माने में जब टेलीफोन आए तो ज़ाहिर सी बात है एक नई डिस्कवरी थी, यार ज़बरदस्त काम हो गया। अब उसको देख के फिर और चीज़ें आती गईं, आती गईं। अब तो ये है कि हमारे पास सेल फ़ोन्स हैं, आप जहाँ से जाएँ बात करें। ठीक है, तो अब क्या था, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था। एक ही चीज़ सॉल्व हुआ लेकिन उसी से आपने एक और क्वेश्चन निकाला, फिर उससे एक और क्वेश्चन निकाला, और आप इस तरीके से आते-आते एक बेहतर से बेहतर सिस्टम की तरफ आ गए। अगर हम इस डायग्राम को देखें, स्टेप 1 में रिसर्च बिगिंस विद अ प्रॉब्लम एन अनआंसर्ड क्वेश्चन इन माइंड ऑफ द रिसर्चर। ठीक है जी, पहली बात तो ये है कि आपका जो रिसर्च है वो हमेशा क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। रिसर्च डिफाइंस द गोल इन टर्म्स ऑफ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है जी, आपने जो है रिसर्च को डिफाइन कर दिया कि आपका ये गोल है और स्टेटमेंट आपने बता दी, हाइपोथेसिस बना लिया। रिसर्च सब डिवाइड हो गया सब प्रॉब्लम्स में। रिसर्च पॉजिटिव टेंटेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जी हो सकता है कि लाइट जो है अपना मीटर में डिस्कनेक्शन की वजह से नहीं थी, या फिर और जो हमने डिफरेंट स्टेप्स का नाम लिया उसकी वजह से नहीं थी। तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई पॉसिबल सॉल्यूशन हम देते हैं रिसर्च को। रिसर्च लुक्स फॉर द डेटा डायरेक्टेड बाय द हाइपोथेसिस एंड गाइडेड बाय द प्रॉब्लम। डेटा आर कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अब अगर उसी क्वेश्चन को हम ले लें, ये हमारा लाइट नहीं था। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपने स्विच ऑन किया, आपने ट्यूबलाइट ओपन किया, आपने फ्रिज देखा, आपने कनेक्शन देखा, आप मीटर तक गए, आपने गली की लाइट देखी। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? अब ये आपके लिए डेटा हैं जो कि आपके प्रॉब्लम को इंटरप्रेट कर रही हैं। ठीक है जी, लाइट इसकी वजह से, ये तो आपका हाइपोथेसिस ख़त्म हो गया कि जी क्योंकि अपना मिसाल के तौर पे अगर पीछे फ्रिज भी ऑफ था, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ट्यूबलाइट में इतना इश्यू नहीं है, आपके कनेक्शन में जहाँ पे स्विच है वहाँ पे इश्यू नहीं है। अब जो प्रॉब्लम है वो पीछे है। अब इस डेटा को हमने क्या किया, इंटरप्रेट किया है। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम 6 को देखें, रिसर्च इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ द डेटा व्हिच लीड्स टू अ रेजोल्यूशन
of the problem, thus supporting or not supporting the hypothesis in providing an answer to the question that began with the cycle. At this point, one or more new problems may emerge. अगर मिसाल के तौर पे हमने ये जो पूरी लाइट वाली साइकिल चलाई, ठीक है, घर से लेके आप गली तक गए, अब अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, कनेक्शन भी ठीक है, मीटर भी ठीक है, तो फिर और क्या प्रॉब्लम है? बाहर यहाँ पे तो इतना एडवांस सिस्टम नहीं है, बाहर ये है कि जो आपके कनेक्शंस हैं वो पीछे से ऑफ की जाती हैं। आपका ऐसा नहीं है कि आके तार को यहाँ से काट दिया जाएगा मीटर से या फिर मीटर से बंद कर दिया जाएगा, नहीं, पीछे वो ग्रिड से ही बंद कर देंगे आपका कनेक्शन अगर आपने बिल पे नहीं किया। तो अब ये अगर सारी चीज़ें ठीक हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है आपने बिल ही पे ना किया हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपके पास एक डेटा सेट जब आता जाता है, तो वो चीज़ जो है क्लियर होती जाती है कि आखिरकार मसला कहाँ पे है, ठीक है? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेल फोन्स का एग्जांपल दिया। जब सेल फोन का पहले आइडिया तो नहीं था ना कि डायरेक्ट जो है ना आप 5G पे चले जाएँ। ये तो नहीं था ना कि 3G या 4G पे चले जाएँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये चीज़ें विथ टाइम एक सॉल्यूशन आया, उससे फिर बेहतर से बेहतर हमारे पास अपना सॉल्यूशंस आती गईं। जैसे इनिशियली अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की, सबसे पहले कौन-सा कंप्यूटर आया था? क्या कहते थे उसको? आई डोंट नो, देयर वाज़ अ ह्यूज वन जो कि पूरे कमरे के मार्क वन उसमें मार्क 1, ठीक है। मार्क 1 देन वो पेंटियम्स वो सारी चीज़ें, अब जो है हमारे पास i7 और उससे भी आगे हम जा रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स पे जा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि दैट्स अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम टोटली रिसर्च को देखें, तो ये कि क्या है, एक साइक्लिकल प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करें केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो उस चीज़ में भी हम जा सकते हैं, केमिकल रिसर्च में, कहीं भी इस चीज़ को हम अप्लाई करें, कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था कि रिसर्च है क्या? रिसर्च को जानने से रिसर्च हो नहीं सकता, एक बात याद रखें, ठीक है ना? रिसर्च अगर आप सीखना चाह रहे हैं, तो रिसर्च आपको करनी पड़ती है। आई एम श्योर कि अभी आप लोगों ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए होंगे, तो अब रिसर्च इनिशिएट कैसे किया जाए? एक बेहतर तरीका क्या है? तो सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दें। कैसे स्टार्ट करेंगे जी? अब सबसे पहले तो ये है कि आपको कोई ना कोई एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी सुपरवाइज़र के साथ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको कोई काम दे दे, या अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है? अब एज़ अ न्यू रिसर्चर मैं आपको क्या मशवरा दूँगा कि जो पहला काम है रिसर्च में, वो किसी भी टॉपिक रिलेटेड आपने रिव्यू पेपर्स पढ़ने हैं, ठीक है? अब मैं एक छोटा-सा जो है टॉपिक ले लेता हूँ कोई भी। मिसाल के तौर पे हम वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब वाटर ट्रीटमेंट इज़ अ ह्यूज टॉपिक ऑफ कोर्स। मैं क्या करूँगा, वाटर ट्रीटमेंट लिखूँगा और मैं इस पे सबसे पहले क्या देखूँगा, रिव्यू लिख रहा हूँ इसमें। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे, स्क्रीन आ रही है ना अभी भी आपको नज़र मेरी? नहीं सर, पावर पॉइंट वाली स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, पावर पॉइंट वाली आ रही है। ओके, ओके। जी सर। अच्छा जी, अब आ रही है? मैंने गूगल स्कॉलर खोला हुआ है। जी सर, आ रही है। अच्छा, ओके जी, अब किसी भी एरिया में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे जो पहला काम आपको करना होगा एज़ अ नोवाइस रिसर्चर, उस एरिया के आपको रिव्यू पेपर्स पढ़ने होंगे, ठीक है? मैंने आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया, मिसाल के तौर पे आप वाटर ट्रीटमेंट पे काम करना चाह रहे हैं। नाउ वाटर ट्रीटमेंट इज़ ऑफ कोर्स अ ह्यूज टॉपिक, ह्यूज एरिया। अब आप क्या करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट आपने लिखा और साथ में आपने रिव्यू लिखा। अब अगर हम रिव्यू की बात करें, तो रिव्यू आर्टिकल एक आर्टिकल का टाइप ही होता है। अब रिव्यू आर्टिकल में क्या होता है कि जो रिसर्च है किसी स्पेसिफिक एरिया में, उस पे डिफरेंट स्टडीज़ को कंपाइल किया जाता है, उनको कंप्रीहेंड किया जाता है और उन पे अपनी एक क्रिटिकल एनालिसिस दी जाती है, ठीक है? मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए मैं बोलूँ कि भई केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान पे रिव्यू आर्टिकल लिखें, तो कैसे लिखेंगे? अब
सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जितनी जगहों पे केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन दी जा रही है उन यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे। मिसाल के तौर पे मेहरान यूनिवर्सिटी, एनईडी यूनिवर्सिटी, नर्स, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, वो केमिकल इंजीनियरिंग ऑफर कर रही हैं। ओके जी, आपने वो सारी चीज़ें कर ली। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जी, क्योंकि हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग अच्छी एजुकेशन कहाँ पे है। अब हम ये नहीं देखेंगे कि जी दौद यूनिवर्सिटी में लड़कों की जीपीए 4 आती है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्राइटेरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अच्छी एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है। अगर आप लोग मुझे कोई हिंट्स दें कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सॉरी सर, कम अगेन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आप केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान पे एक रिव्यू आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन की क्वालिटी पे अगर आप रिव्यू लिख रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या पॉइंट्स रखेंगे अपने जहन में, क्राइटेरिया क्या होगा? सर सबसे पहले तो लैब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके बाद क्वालिटी ऑफ टीचिंग होगी, स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स होगा कि कितने आपके पास पीएचडी टीचर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हो सकते हैं। आपका यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फिर आपकी पंचुअलिटी होगी, क्लासेस पंचुअल होती हैं, अटेंडेंस सिस्टम कैसा है आपका, और इसके अलावा आपकी जो थ्रू आउट आपकी कॉन्फ्रेंसेज या इवेंट्स हैं उसमें क्या क्या होता है एक्स्ट्रा करिकुलर। अच्छा, चलें, ये आपका एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं ये क्राइटेरियाज रखता, लेकिन डायरेक्टली नहीं रखता। सबसे जो पहला मेरा क्राइटेरिया होता एजुकेशन के हवाले से, वो होता एम्प्लॉयर फीडबैक या एम्प्लॉयबिलिटी। आप कह लें, क्या कह लें? मतलब सर सब, एम्प्लॉयबिलिटी। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसी और जगह पे, सॉरी। मेरे ख्याल में उसके लिए भी मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। चले, मैं फिर ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले मैं क्या करता, एम्प्लॉयबिलिटी देखता कि जी मिसाल के तौर पे जितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी किस की है। मैं ये नहीं देखूंगा कि जी नस्ट की बिल्डिंग बड़ी है या फिर मेहरान की बिल्डिंग बड़ी है या दाऊद की बिल्डिंग छोटी है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये देखना है कि भाई किसके ग्रेजुएट्स, मिसाल के तौर पे 1/6 है। ठीक है, 1/6 को अभी ऑलमोस्ट 8 महीने होने वाले हैं। कितने, 8 महीने होने वाले हैं या कम होने वाले हैं? नहीं, कम होने वाले हैं, सॉरी। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं एक क्राइटेरिया रख लेता हूँ कि 8 मंथ या 1 ईयर के बाद देखता हूँ, अगर 1 ईयर ही रख लेते हैं। ठीक है, 1 ईयर में दाऊद के कितने ग्रेजुएट्स जो है अपना जॉब कर रहे हैं या अच्छी जॉब उनको मिली है। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया मेरा ये होगा। मिसाल के तौर पे मैं एक अजम्पशन ले लेता हूँ कि हर जगह पे जो स्टूडेंट हैं वो 100 हैं, या परसेंटेज के हिसाब से देख लें 100% स्टूडेंट्स हैं, तो 50% जी इधर चले गए, 50% इधर चले गए। ठीक है, 80% कहीं पे जो है ना, किसी के ग्रेजुएट्स लगे, किसी के 70% लगे, किसी के 60% लग गए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी नस्ट के जो ग्रेजुएट्स हैं वो टोटल 90% जॉब्स पे हैं, और 90% में से 50 टॉप नॉच कंपनीज में हैं। दाऊद के ग्रेजुएट्स जो है 70% ग्रेजुएट्स जॉब पे हैं, और उसमें से 30% जो है टॉप नॉच कंपनीज में हैं। ठीक है, एक फैक्टर तो मेरे पास ये आ जाता कि यार व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, कि जो टॉप नॉच कंपनीज हैं वो तकरीबन एक यूनिवर्सिटी के 70% को हायर कर रही है, 50% स्टूडेंट्स को हायर कर रही है, दूसरी यूनिवर्सिटीज के 30% स्टूडेंट्स को हायर कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से ऑफकोर्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी है कि मिसाल के तौर पे एक के 90% जो है एम्प्लॉयबिलिटी सीख कर रहे हैं, दूसरे के 50% कर रहे हैं, किसी और के हो सकता है कि 40% सीख कर रहे हो। ठीक है, तो एक मेजर क्राइटेरिया मेरे पास क्या होता है, एम्प्लॉयबिलिटी का होता। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या होता, मैं अलुमनाई फीडबैक फाइंड आउट करता कि मिसाल के तौर पे अगर 3 साल 4 साल पहले कोई ग्रेजुएट हो चुका है तो उसका नस्ल के बारे में क्या कहना है, उसका दाऊद के बारे में क्या कहना है, उसका एनईडी के बारे में क्या कहना है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो गई, मेरे पास डिफरेंट फीडबैक्स आ गई विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। उसके बाद में फिर लैब्स और सीजीपीए वगैरह, टीचिंग क्वालिटी, वो आखिर में मैं कुछ पॉइंट्स रख देता। ठीक है, और मैं फिर ये क्वालिटी पे फोकस करता कि यार कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अब इससे
क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि जो भी फैक्टर्स केमिकल इंजीनियरिंग के एजुकेशन की क्वालिटी पे असरअंदाज हो रहे हैं, ठीक है, उसका मेरे पास एक सिग्निफिकेंट डेटा आ गया, एक क्रिटिकल एनालिसिस आ गया, ठीक है। अब मेरे पास काफ़ी इजी हो गया कि मैं किस एरिया में उसके काम करूं। मैं बिल्डिंग बनाने पे काम करूं, मैं लैब डेवलप करने पे काम करूं, या फिर जो है अपना यूनिवर्सिटी इमेज बेहतर करने पे काम करूं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स से अंदाज़ा हो रहा है कि एक जो रिव्यू है कंप्रिहेंसिव, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है एक थिंकिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, जो मैंने टॉपिक यहाँ पे सर्च किया है, मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं। अगर पहला देखें, इंटीग्रेशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस फॉर वाटर ट्रीटमेंट, रिव्यू एंड रिकमेंडेशंस। इसका मतलब ये है कि जो पहला पेपर है मेरे पास, ये 1995 का है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस पे है। पहली बात तो ये है कि ये थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है, थोड़ा भी नहीं बल्कि ज़्यादा ही कहेंगे, 25 साल पुराना आर्टिकल है, ठीक है। लेकिन ये क्या बताएगा? मुझे बताएगा कि भाई जो केमिकल और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस हैं, उनकी इंटीग्रेशन किस तरीके से की जा सकती है, और उसके रिलेटेड जो है रिकमेंडेशंस क्या हो सकती हैं। अगर मैं दूसरे आर्टिकल को देखूं, क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फोटोकैटालिटिक वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। अब एक नई टेक्नोलॉजी है जी, फोटोकैटालिटिक वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। अब उस अगर फोटोकैटालिटिक वाटर ट्रीटमेंट पे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो इस पेपर से मुझे अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है अगर मैं इस एरिया पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ। अगर अगला पेपर में देखूं, ए रिव्यू ऑफ वाटर ट्रीटमेंट मेम्ब्रेन नैनो टेक्नोलॉजीज, इसका मतलब ये है कि ये जो है मेम्ब्रेन नैनो टेक्नोलॉजीज पे है। अगर मैं मेम्ब्रेन नैनो टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा हूँ, तो ये जो मेरे पास पेपर है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसी तरीके से अगली पेपर की बात करें, रिव्यू ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस वाटर ट्रीटमेंट। अब जो वाटर ऑयल एंड गैस में से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे जो ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज हैं वो कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सोर्स को भी इसमें देखें। अब अगर इस पेपर को मैं थोड़ा सा खोलूं आपके सामने, पहला जो है, अब इसकी अगर मैं सिर्फ हेडिंग्स को ही देखूं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन को छोड़ दें, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद जो सेकंड हेडिंग है वो क्या है, फंडामेंटल्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड फोटोकैटालिसिस। अब अगर मुझे ये देखना है कि जी टाइटेनियम कैटलिस्ट कितना इन्फ्लुएंस रखता है इन टर्म्स ऑफ फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन ऑफ जो हमारे पास पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें, तो जाहिर सी बात है इसमें मुझे ये चीज़ मिलेगी। अब अगर आगे देखें, हेट्रोजीनियस टाइटेनियम ऑक्साइड फोटोकैटालिसिस है, होमोजीनियस फोटोफेंटन रिएक्शन है। इसी तरीके से मेरे पास एक डिटेल्ड आउटलाइन आ गया है इस पेपर का, जो कि मुझे हेल्प कर सकता है कि कौन कौन से एरियाज हैं जिस पे मैं काम कर सकता हूं। अगर आप इस पेपर के एंड में आ जाएं, एंड में आपको रेफरेंसेस मिलेंगी। अगर इस पेपर को देखें तो कम से कम भी नहीं 1 2 3 4 5 6 7, कोई 6 7 पेजेस पे सिर्फ इसके रेफरेंसेस हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पेपर लिखा गया है, इसमें कम से कम 200 स्टडीज को इंक्लूड किया गया है। अब आपको जो बेनिफिट मिल रहा है रिव्यू पेपर पढ़ने से, आपको 200 पेपर नहीं पढ़ने पड़ रहे, आपको 300 पेपर नहीं पढ़ने पड़ रहे, आपको उन 300 250 या 200 पेपर्स की समरी एक जगह पे मिल रही है। अब आप ये सोचें कि आपके पास जो रिव्यू पेपर है वो आपको कितना हेल्प कर सकता है उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो एज अ नोवाइस रिसर्चर सबसे पहले आपने क्या काम करना है, उस एरिया का कोई भी रिव्यू पेपर उठाना है, नॉट अ मॉडलिंग पेपर, नॉट एन एक्सपेरिमेंटल पेपर, नॉट अ सर्वे, ठीक है। तो जो पहला काम आप करेंगे वो रिव्यू पेपर उठाएंगे, उससे जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा, 200-250 पेपर्स की पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिलेगी, और वो कंप्रीहेंसिव होगी और वो इंटरप्रेटेड होगी, और उसमें आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा डेटा भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसमें देखें, आपको डिफरेंट इमेजेस नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट टेबल्स भी हो सकता है इसमें हो, मेरे ख्याल में शायद इसमें नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे रिव्यू पेपर्स में काफ़ी सारा जो डेटा होता है वो टेबलेटेड भी होता है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है।
अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे आपने एक रिव्यू पेपर पढ़ा, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, पेपर पढ़ना इतना आसान नहीं होता। पेपर, इवन रीडिंग की अगर मैं बात करूँ, कोई भी रीडिंग का आप काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, और स्पेशली टेक्निकल रीडिंग इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। हो सकता है आपको, आप 10 मिनट पढ़ें उसके बाद आपको नींद आ जाए, हो सकता है कि आप 1 घंटा पढ़ें उसके बाद आपको नींद आ जाए। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक पेपर को आप इतनी जल्दी पढ़ सकें। अगर एक रिव्यू पेपर आप 10 दिन में भी पढ़ रहे हैं ना, इट वर्थ इट, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 10 दिन भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपने एक पेपर पढ़ लिया, दूसरा पेपर पढ़ लिया, अब आप जब फ्रिक्वेंट रीडर हो जाएंगे, मिसाल के तौर पे आपने 10 पेपर एक फील्ड के पढ़ लिए, जब आप 11वां पेपर पढ़ेंगे ना, इवन आप छठा पेपर, 5 पेपर आपने पढ़ लिए, तो हो सकता है कि वो आप 1 घंटे में फिनिश कर दें, और पूरा जो आपके पास पेपर का मवाद है वो आप अंडरस्टैंड कर लें कि आखिरकार ये पेपर कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रिव्यू पेपर्स को रीड करना है। अब रिव्यू पेपर्स को आपने रीड कर लिया, अब रिव्यू पेपर्स आपको क्या हेल्प कर सकते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो 7 सैनिक के सर्कल्स हैं, या जो आपके पास प्रॉब्लम है, वो आप उसमें देख सकते हैं। अब अगर इसी पेपर की मैं बात करूं, नॉर्मली क्या होता है कि जो रिव्यू पेपर्स होते हैं वो एंड में अपने रिकमेंडेशंस या फिर फ्यूचर आउटलुक या फिर कंक्लूजन्स देते हैं, ठीक है। उसी से क्वेश्चंस निकलते हैं, और कोई ना कोई क्वेश्चंस वो छोड़ते हैं ताकि फ्यूचर रिसर्चर्स जो है रिसर्च कर सकें। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं इसका कंक्लूजन और फ्यूचर चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि सेमीकंडक्टर फोटोकैटालिटिक टेक्नोलॉजी यूजिंग either UV light or solar has become more prominent owing to its advantages of use of vast additive chemicals or disinfectants and its mineralization aspect. These are particularly important as recurrent organics are mineralized rather than being transformed into another phase. Coupled with the ambient operation of the process, all these makes photocatalytic water treatment technology a viable alternative for commercialization in the near future. Different water contaminants ranging from hazardous contaminants of pesticides, herbicides, and detergents to pathogens, viruses, coliforms, and uh, spores effectively removed by this photocatalytic processes. अच्छा जी, अच्छी खासी रिकमेंडेशन है। मेरे ख्याल में इसको मैं आगे नीचे आ जाता हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये। अच्छा जी, in order to promote the feasibility of photocatalytic water treatment technology in near future, several key technical constraints ranging from catalyst development to reactor design process optimization have to be addressed. These include number 1, catalyst improvement for high photo efficiency, and that can utilize wide solar spectra. अब आप देखें, आपने जब रिव्यू पेपर पढ़ा, ऊपर सारी चीज़ें पढ़ी, अब नीचे आपको वाई मिल रहा है, आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, आपको एक प्रॉब्लम मिल रहा है जिससे आप रिसर्च शुरू कर सकते हैं। पहला रिसर्च प्रॉब्लम आपको क्या मिला कि जी जो फोटो एफिशिएंसी है कैटलिस्ट की, वो इम्प्रूव होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप कैटलिस्ट पे काम कर सकते हैं और वो जो वाइड सोलर स्पेक्ट्रा है उसको यूटिलाइज कर सके। एक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ से मिल गया, एक आइडिया मिल गया आपको रिसर्च का। अब दूसरा आइडिया है यहाँ पे, कैटलिस्ट इमोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। ठीक है, तो जो दूसरा है वो क्या है, कैटलिस्ट इमोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी है फॉर कॉस्ट इफेक्टिव सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। थर्ड है इम्प्रूवमेंट इन फोटोकैटालिटिक ऑपरेशन फॉर वाइड पीएच रेंज एंड टू मिनिमाइज द एडिशन ऑफ ऑक्सीडेंट एडिटिव्स। जी ऑपरेशन किस पे, वाइड पीएच रेंज। ठीक है, तो मतलब ये है कि पीएच भी ऑफ कोर्स काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है ऑन फोटोकैटालिटिक ऑपरेशन। न्यू इंटीग्रेटेड और कपलिंग सिस्टम्स फॉर एनहेंसमेंट इन फोटो मिनरलाइजेशन एंड फोटो डिसइंफेक्शन कैनेटिक्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप नीचे तक जाएं तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स इसमें मिल रहे हैं जिससे आप नए क्वेश्चंस को उठा के अपना मतलब उन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू बिगिन एज अ न्यू रिसर्चर। क्योंकि ये कोर्स लंबा कोर्स है और इट्स इज लाइक, नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं
कोई भी इंस्ट्रक्टर है अगर आपको वो बता दे कि आप स्विमिंग इस तरीके से होता है, ठीक है, आपने हाथ इस तरीके से चलाने हैं, पाँव इस तरीके से चलाने हैं, आप इससे स्विमर कभी भी नहीं बनेंगे। अगर आप चाहते हैं आप स्विमर बने, आपको पानी में उतरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप रिसर्च सीखें, तो जो बेस्ट तरीका ये है कि आपको रिसर्च में कूदना पड़ेगा, आपको रिसर्च पेपर्स स्टार्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। आप जितना अच्छा रीड करेंगे उतना ही इफेक्टिव आप अपना एक रिसर्च हाइपोथेसिस डेवलप कर सकेंगे, और उतनी ही अच्छी आप एक टेक्निक डेवलप कर सकेंगे फॉर एक्सपेरिमेंट्स या फिर जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग। अच्छा जी, तो अभी तक आप लोगों ने पेपर शेपर पढ़े हुए हैं? कितनों ने पढ़े हैं? सर आधा पढ़ा था, समझ में नहीं आया मुकम्मल, छोड़ दिया। आधा पढ़ा। सर मैंने भी पढ़ा था। तो तकरीबन सबने ही पढ़े हैं क्योंकि सबने प्रपोजल लिखे हैं। देखिए, प्रपोजल लिखना अलग बात है, अगेन लिखना इशू नहीं है, व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी ऑफ दैट प्रपोजल, क्लैरिटी कितनी है, मेथड कितना क्लियर है, आप सेटिस्फाइड हैं उससे, फिर आप कहें कि हाँ यार दैट्स गुड टू गो। तो आपको जाहिर सी बात है, अगर आपने आधा पेपर पढ़ा है तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका जो वाई है या हाउ है वो क्लियर हो। मिसाल के तौर पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन रिव्यू पेपर एक बताया जनरली, कि अगर आपने सिर्फ एनईडी और दौद के बारे में पढ़ा है तो आप सिंपली एनईडी में जाएंगे, जी की और नस के बारे में तो आपको पता ही नहीं है। अगर आप एक या सर 10-15 पढ़े देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सटेंसिव जाना पड़ेगा। जी, किसी ने कुछ कहा है? कोई क्वेश्चन था? सर 10-15 पढ़े बस, 10-15 10-15 तो अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। आई होप कि फिर आपका प्रपोजल बेहतर होगा अगर आपने 10-15 पढ़े हैं तो। सर ग्रुप लीडर ने 50-60 तक पढ़ लिए ना ये रिसर्च पेपर। अच्छा, ग्रुप लीडर ने 50-60 पढ़े हैं, वो तो पूरा रिसर्च। जी सर, हमने सबको भेजे। सर हमें भी भेजे उसने 50 इतने क्वांटिटी में पेपर्स। आप लोगों ने पढ़ लिए हैं? जी नहीं सर, सारे तो नहीं पढ़े, लेकिन है कि 8-10 पढ़े सर, लेकिन वो बहुत लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथी है। तो पेपर नॉर्मली इतने लेंथी तो नहीं होते यार, 5000 वर्ड 6000 वर्ड्स होते हैं। जी सर, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो उसमें फिनोमेना डिस्क्राइब हो रहा है, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा। देखें, कोई भी काम शुरू आप करें वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा है कि आप अगर एक पेपर 10 दिन में पढ़ते हैं, मेरा एज अ न्यू रीडर, एज अ न्यू रिसर्चर, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू रीड, मैं आपको बता दूं। और चीज़ों को ग्रैस्प करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, जब मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की थी तो मुझे लग रहा था यार ये क्या, कैसे रिसर्च होगा, लोगों ने यार क्या पेपर लिखे हुए हैं, मुझसे तो पढ़ा नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो मेरी क्या आदत होती थी, मैं पेपर खोलता था, ठीक है, और उसके बाद आप अगर देखते हो उस वक्त, तो उस पेपर के साथ ही कम से कम जो है ना 15, 20, 30, 40 टैब्स खुले होते थे। क्यों? जो चीज़ नहीं आई मैंने उसी वक्त उसको सर्च किया। तो इस तरीके से वो पेपर कम पढ़ा जाता था, जो नई टर्मिनोलॉजीज होती थी वो ज़्यादा पढ़ी जाती थी। लेकिन ऑफ कोर्स विथ टाइम जो है एक हैबिट हो गई और वो टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। फिर जब मैंने रीड करना स्टार्ट किया, फिर तो आधे घंटे में पेपर ख़त्म। ठीक है, जब आप भी एज अ न्यू रिसर्चर स्टार्ट करेंगे, आपको मुश्किल लगेगा, नई नई टर्मिनोलॉजीज आएंगी, नए नए इक्वेशंस आएंगे, आप कहेंगे कि यार ये क्या चीज़ है। लेकिन आपने 5 पेपर, सिर्फ 5 पेपर, ज़्यादा नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ लिए, जब आप छठा पेपर स्टार्ट करेंगे आपको इश्यू नहीं होगा, आई एम श्योर। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सर 5-6 पढ़े थे, वो बड़े मुश्किल लग रहे थे, उसमें कोई टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी। लेकिन फिर जब सर उसको रिसर्च किया, उसके बारे में गूगल पे उसकी डेफिनेशन वगैरह चेक की, तो फिर जाकर समझ आया कि बात क्या हो रही है इसके अंदर। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अहमद, वालेकुम अस्सलाम जी। सर, एक सवाल है, वो ये है कि हम अपने प्लांट की कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं और स्केल अप करके कराची में इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर एक रिसर्च पेपर भी लिखना चाहूँ
तो क्या वो मेरे रिसर्च पेपर के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है या नहीं होता, ये बता दें। नहीं, पहले तो ये बताएं कि जो आप काम कर रहे हैं इज इट न्यू, कोई नया चीज़ है उसमें, मतलब आप, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। हाँ सर, हम जो कर रहे हैं ना वो स्पेशली सिंध में और कराची में पहले कभी नहीं हुआ, इसके इन्वायरमेंट पर इस तरह का प्लांट नहीं लगा है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं में और चाइना वगैरह में नहीं, लगा हुआ है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैक्ट्स इन रिसर्च इज नॉट रिसर्च। रिमेंबर, अगर अमेरिका में हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, इट्स नॉट रिसर्च, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। मैंने ये इनिशियली आपको बता दिया है कि इट्स नॉट रिसर्च, ठीक है। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं, अगर आपने वो चीज़ लगा भी दी, इट इज समवन्स वर्क, इट हैज सम कॉपीराइट। अगर कॉपी राइट किसी का है और आप उसको सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको अडेप्ट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, अगेन इट्स अ चीटिंग, इट्स अ प्लेजरिज्म। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है, वो ये कि जिस तरह से एक प्लांट लगा हुआ है अमेरिका में, उसी तरह का प्लांट मैं अपने कराची में लगाना चाहूँ तो मैं उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर प्लांट की इक्विपमेंट की कॉस्ट कम है और जो लैंडफिल है उसकी कॉस्ट और इक्विपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है। आपका क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि आवाज़ आपकी डिस्टॉर्ट हो रही थी बीच में। वो भी नहीं आता। आपकी आवाज़ अहमद नहीं आ रही। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, अहमद की नहीं आ रही है ना? हाँ, अहमद की आवाज़ नहीं आ रही, आप लोगों को भी नहीं आ रही थी? नो सर, हमें भी नहीं आ रही। जी सर, कट रही थी। जी सर, नहीं आ रही अहमद की आवाज। अहमद गुम हो गया। चले अहमद ठीक है, आपका क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन आप दोबारा, अगर आप सुन रहे हैं तो फिर आप दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ हो गई। अब कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पेपर्स पढ़े हुए हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डंडा तो दिया हुआ है काम के हवाले से, और कुछ ऑनलाइन भी हैं यहाँ पे, तो कुछ ने रिसर्च स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज हो सकता है कि फेस कर रहे हैं वो, या फिर वो लोग जो कि कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, वो भी डिफ़िकल्टीज हो सकता है फेस कर रहे हों, ठीक है। तो उन डिफ़िकल्टीज़ के लिए आपने क्या करना है? मिसाल के तौर पे सबसे पहला जो काम मैंने आपको बताया है वो रीडिंग है। एक बात याद रखें कि अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे, आप कितना भी कोशिश कर लें, आप कभी भी अच्छा नहीं लिख पाएंगे। तो जो मेरे स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है ना। आप ये मत सोचें कि आप बगैर पढ़े जो है ना लिखना स्टार्ट करेंगे और ज़बरदस्त चीज़ लिख लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहला काम पढ़ें और उसके बाद लिखना स्टार्ट करें। अब अभी कुछ मेरे स्टूडेंट जो है ना रिव्यू पेपर्स लिख रहे हैं, इवन अगर आप लोग भी रिव्यू पेपर्स लिखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, पहले आप कोई भी रिव्यू पेपर पढ़ें रिलेटेड टू दैट टॉपिक, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपने अपने पेपर में लिखना क्या है। आपको डेप्थ का पता लगेगा, आपको विड्थ का पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि टर्मिनोलॉजीज उसमें कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद आप फिर प्रोसीड कर सकते हैं कि आपने क्या करना है। देन ये है कि सुपरवाइज़र के साथ आप इन टच रहें, और वीकली या बाई वीकली, या नॉट बाई वीकली, मे बी बाई मंथली, ठीक है ना, आप रिपोर्ट देते रहें और फीडबैक लेते रहें कि हाउ इज़ इट। हाँ जी, और क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चंस हैं? सर अहमद कंटिन्यू करेंगे, वो रिकनेक्ट कर रहा है फिर से।
अच्छा हाँ जी सर। ठीक है। सर अच्छा रिसर्च सर प्रपोजल एक के हवाले मेरा से। क्वेश्चन है सर। हाँ सर हम जैसे वाटर ट्रीटमेंट में काम कर रहे हैं, तो मैं अगर एक रिव्यू पेपर लिखता हूँ फॉर सपोज, तो उसकी इस वक्त क्या वर्थ होती है कि आफ्टर स्टडिंग 3 to 5 रिव्यू पेपर्स और रिसर्च पेपर्स मैं एक रिव्यू पेपर लिख देता हूँ, होपफुली वो इस लेवल का तो नहीं होगा, तो मुझे रिव्यू पेपर लिखने के एडवांटेजेस क्या मिलेंगे कि एट द एंड मुझे क्या फ़ायदा रिव्यू पेपर लिखने का? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है हमाद आपका। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें जो है फिंगर टिप्स से बता देता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपकी जो रीडिंग हैबिट और जो रीडिंग कैपेबिलिटी है एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में या इवन रिसर्च में, तो वो सबसे पहले तो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और जब आप अच्छा रीड करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप चाह रहे हैं कि आप लिख भी लेंगे पेपर, आप लिखते हैं तो साथ साथ आपकी जो रिसर्च राइटिंग है, रिसर्च राइटिंग इट्स लाइक के आप एक कह लें कि कम्प्रिहेंसिव राइटिंग है, कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आप बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उस पेपर के साथ साथ रिसर्च राइटिंग के साथ साथ आपकी रिपोर्ट राइटिंग भी बहुत अच्छी हो गई, जो कि आपको इंडस्ट्री में काम आ सकती है। आप मिसाल के तौर पर पेपर लिख रहे हैं, जब आप इंडस्ट्री में कोई रिपोर्ट लिखेंगे, आपको फिंगर टिप्स पे चीज़ें होंगी यार कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर फ़ायदों की बात करें, मिसाल के तौर पे आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर आप वो रिपोर्ट शो करेंगे कि जी एक इंटरनेशनल पब्लिशर ने पब्लिश किया है, एक तो ये सर्टिफ़ाई हो जाएगा कि आपको रिपोर्ट राइटिंग अच्छी आती है। आप इस पे मत जाएँ कि मतलब टेक्निकल बेनिफिट उससे क्या होगा इंडस्ट्री को, लेकिन एक जो रिपोर्ट राइटिंग है, वो भी क काफ़ी किरदार अदा करती है, काफ़ी सारे आपके जॉब्स में। ठीक है, तो इंडस्ट्री के लिए अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ, तो उनको इंश्योर हो जाएगा कि आपको रिपोर्ट राइटिंग आती है। इसके अलावा जो सबसे इसका बड़ा बेनिफिट है कि आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह में अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उसमें ये डॉक्यूमेंट काफ़ी हेल्प कर सकती है कि आपके नाम पे ऑलरेडी कोई रिसर्च पेपर है और आपको काम आता है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है इससे। सर इसी को कंटिन्यू करते हैं कि अगर एक रिव्यू पेपर लिखा मैंने, तो एज अ अंडर ग्रेजुएट वो इस लेवल का तो नहीं होगा कि वो किसी बहुत बड़े जर्नल में पब्लिश हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या उसको जो हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें प्रेजेंट कर सकता हूँ, या डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो उसमें रिव्यू पेपर प्रेजेंट हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में आप इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि आप अंडरग्रेड हैं तो आपका लेवल वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं रिव्यू पेपर पे। देखें, रिव्यू पेपर जब भी आप लिखेंगे या कोई भी आप काम करेंगे, ऑफ कोर्स इनिशियली व्हाटएवर इट इज़, इट विल बी सुपरवाइज्ड लर्निंग। आपको पता है सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। आप किसी न किसी टीचर के नीचे, किसी न किसी प्रोफ़ेसर के नीचे आप काम करेंगे और उससे गाइडेंस लेते रहेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। अब अब ऐसा है कि अगर वो लिख के देते जा रहे हैं और मैं उनको फीडबैक देता जा रहा हूँ, यार इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है, इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अब जब मैं उस पेपर को देखूँगा, मैं ये तो नहीं देखूँगा ना कि यार अंडरग्रेड लेवल का है। मैं तो ये देखूँगा ना कि मेरे लेवल पे वो चीज़ आए, तो ही मैं उसको सबमिट कहीं करूँगा, तो ही मैं अपने स्टूडेंट को अलाउ करूँगा कि इसको जाके प्रेज़ेंट करो। तो अगर आप उसको खुद से करेंगे तो हो सकता है कि उसका लेवल इतना ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के अंडर, किसी के सुपरविज़न में कोई काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली जो भी आपका हेड होगा, जो भी सुपरवाइज़र होगा, वो उसको आपके पेपर को उस लेवल पे ले आएगा मल्टीपल रिविजन्स में कि आप उसको किसी इंटरनेशनल जो है पब्लिशर के पास पब्लिश कर सकें। जी, हमाद। जी सर, बात समझ में आ गई मेरे, आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सर, इसी का एक सवाल है, हम जैसे हमारा जो डेटा होता है रिव्यू पेपर में, जैसे मेरे पास टेस्टिंग का डेटा है सिर्फ, उसमें हर टेबल के नीचे हमें रेफरेंस देना लाजमी होता है ना, कि ऑफ मैंने कोर्स ये डेटा आप कहाँ आपको जहाँ से आप टेबल लेंगे, ग्राफ लेंगे, वो डेटा आपको जो है बताना पड़ेगा कि आपने वो चीज़ कहाँ से ली है, ठीक है ना? सर आप फॉर आखिर सपोज में एक मेरी रिसर्च खुद है, मेरी मैंने खुद रीडिंग्स ली है लैब में, तो वो मैं वो ऐसे ही शो करूंगा वो उसमें रिव्यू पेपर रेफरेंसेस। नहीं होगा, वो तो एक्सपेरिमेंटल हो गया ना आपका फिर। उसके अगर आपने अच्छा एक्सपेरिमेंट खुद किए, वो एक्सपेरिमेंटल है।
वो रिव्यू पेपर नहीं हुआ फिर। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये रिव्यू पेपर में फिर और समरी में क्या डिफरेंस होगा सर, अगर हम लिखना चाहे तो? अपने जब समझने हम के लिए। देखें, रिव्यू पेपर इज ऑफ कोर्स अ कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। रिव्यू पेपर कम से कम जो है 100 पेपर्स को मिला के बनाई जाती है, 100 पेपर्स पढ़ के लिखा जाता है। अब समरी समरी आप किस सेंस में कह रहे हैं? सर जैसे रिव्यू पेपर हम सिर्फ किसी एक पेपर को पढ़ के लिख सकते हैं, या फिर आप जैसे कह रहे हैं 100 पेपर पढ़ के फिर 100 पेपर को कंपैरिजन में लिख सकते हैं, और समरी जैसे कि हम सिर्फ एक पेपर को पढ़ के एक ही की समरी लिख सकते हैं, इसी तरह सर? समरी एक पेपर की हो सकती है। रिव्यू पेपर के लिए लाजमी है कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को अपने पास लाएं और उसको कंपाइल कर क्रिटिकली एनालाइज करें। मिसाल के तौर पे दौद पे समरी हो सकती है, लेकिन आप 20 यूनिवर्सिटीज़ की जब बात करोगे तो वो रिव्यू है। सही है सर। और रिव्यू में भी ऐसे तो डेफिनेटली सर फिर एब्स्ट्रैक्ट या एक ही एग्जेक्टिव समरी है, वो होती है जी। ऐसे तो सर फिर तो एक ही रिव्यू पेपर या 2 रिव्यू पेपर पढ़ के कोई भी अगेन रिव्यू पेपर लिख सकता है, क्योंकि उसमें वो खुद ही एक रिव्यू होता है। देखें, अगर एक रिव्यू पेपर आप पढ़ के एक रिव्यू पेपर लिख रहे हैं या 2 रिव्यू पेपर पढ़ के लिख रहे हैं, अब जो मेन चीज़ है, जो पब्लिशर है वो ये देखेगा कि उस टॉपिक पे पहले किसी ने लिखा तो नहीं है। इज दैट नॉवल? कोई नया काम है उसमें? अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ केमिकल इंजीनियर्स इन पाकिस्तान। एक बंदे ने उस पर काम किया और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का डेटा इकट्ठा किया, बहुत सारे कंपनीज का डेटा इकट्ठा किया। अब उस डेटा को आपने अगर पढ़ा, मतलब वो अगर पहले रिव्यू पेपर था, आपने उसको पढ़ा और आपने उस पर लिख दिया एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ केमिकल इंजीनियर्स इन पाकिस्तान, ऑफ कोर्स कोई पब्लिश नहीं करेगा उसको। क्यों पब्लिश करेगा? क्यों? क्योंकि वो काम ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर आप उसी काम को लेके कोई एक नए क्राइटेरिया को लेकर आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान पे एक बंदे ने लिखा, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स आपने डाले, ठीक है, उसने CGPA डाला, उसने जो है कम्युनिकेशंस डाल दिया, उसने जो है यूनिवर्सिटी रेपुटेशन डाल दी। अब आप उस स्पेसिफिक हेडिंग के ऊपर काम कर सकते हैं कि जी जो यूनिवर्सिटी रेपुटेशन है उसका क्या इन्फ्लुएंस है ऑन एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ केमिकल इंजीनियर्स इन पाकिस्तान। अब ये चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक फैक्टर को पकड़ा और उस पर रिव्यू लिखा, ठीक है ना। तो जो गैप है, नॉलेज गैप का होना ज़रूरी है किसी भी पेपर के लिए, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो या रिव्यू हो। तो 1 या 2 पेपर पढ़ के आप कभी भी रिव्यू पेपर नहीं लिख सकते। आप 10 रिव्यू पेपर भी पढ़ लें, उसमें से भी आप रिव्यू पेपर नया नहीं बना सकते। अगर रिव्यू पेपर लिखना है, हाँ आपको उससे आइडियाज़ ज़रूर मिलेंगे कि हाँ यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अगेन आपको कम से कम 100 के आसपास पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे टू मेक अ रिव्यू पेपर। ठीक है सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चंस हैं? एक सवाल था कि अगर मैं कोई रिव्यू मजहर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप ना चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख लें, क्या लिख लें, हमारा कनेक्ट कर लें इसको। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा रिसर्च प्रपोजल पे आ जाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको सेवन साइनिक के गोल्डन सर्कल्स के बारे में बताया है, रिसर्च प्रपोजल भी अगेन उसी को फॉलो करता है। कोई भी आप पेपर पढ़ेंगे उसमें 3 चीज़ें मैंडेटरी होंगी: क्यों काम करना है, कैसे काम होगा, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हैं, ठीक है। आपके जो रिसर्च प्रपोजल है उसमें भी ये 3 क्वेश्चंस का होना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च बैकग्राउंड और उसका जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो होना ज़रूरी है,
और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मेथोडोलॉजी क्या यूज़ करेंगे वो होना ज़रूरी है। और आपका जो हाइपोथेसिस है, एक्सपेक्टेड जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने थोड़ी देर पहले लाइट वाला एग्जांपल दिया, मैं बिल पे करूँगा तो लाइट आ जाएगी, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, हो सकता है कि पीछे से कोई मसला आ गया, ठीक है। तो हाइपोथेसिस आपका क्या करता है कि एक्सपेक्टेशन देता है कि यार ये प्रॉब्लम इसकी वजह से है, अगर इस प्रॉब्लम को ठीक कर दोगे तो आपका मसला ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी हैं इसमें। अगेन यही है कि फर्दर अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं, वैसे प्रेजेंटेशन तो मैं उस पर भी दे देता हूँ आपको, लेकिन उससे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको स्विमिंग वाली एग्जांपल दी है, तो जाहिर सी बात है अगर आप पानी में उतरेंगे तो ही आपको स्विमिंग आएगी, बाहर खड़े होकर आपको स्विमिंग नहीं आनी। हाँ जी, और कोई क्वेश्चंस हैं? सर थैंक यू फॉर योर टाइम सर। आगे के अगर सेशन के बारे में आप बता दें, आगे क्लास कंटिन्यू करनी है। और एक मिनट रुकिएगा हमार, एक मिनट हाँ रुकिएगा एंड नहीं कर रहे, हाँ, एंड नहीं आपको कर रहे। डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था, फॉर एग्जांपल कोई भी रिसर्च होती है, ठीक है, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है मेम्ब्रेन डिस्टिलेशन का, इन केस अगर मतलब कोई भी हम छोटा सा पायलट प्लांट बनाना चाह रहे हैं, तो आगे उसको तो खैर बड़े पैमाने पे उसको प्रपोज देना होना वो तो खैर बात दूर की बात है। इनकेस अगर हम कोई पायलट प्लांट बनाने जा रहे हैं या बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों की कॉस्ट एस्टिमेशन किस तरह से होती है? देखें, कॉस्ट एस्टिमेशन के डिफरेंट तरीके हैं। अब अगर पाकिस्तान में बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारी जो फ्लक्चुएशन होती है रुपए की, वो आज एक है तो कल एक है, तो नॉर्मली आप डॉलर्स में ही करेंगे, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें कि प्रॉपर एक एस्टिमेशन कैसे हो सकती है, इवन आप अगर एस्पेन भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रॉपर कॉस्ट नहीं मिल सकते। तो जो बेस्ट तरीका है वो वेंडर कोटेशंस हैं। आप सबसे पहले डिज़ाइन करें अपना प्लांट, ठीक है। आपने पायलट प्लांट डिज़ाइन कर लिया, आपको पता है कि आपको क्या साइज़ चाहिए, ठीक है। अब आप सप्लायर को बोलें कि यार इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि आप इक्विपमेंट वाइज वो सारी चीज़ें खुद करें, ठीक है, या फिर वेंडर को पूरा डिज़ाइन दे दें कि आपको वो पायलट प्लांट बना के दे दे। तो इन दोनों चीज़ों में आपको आपकी जो प्राइसिंग है वो हो सकती है। शहबाज, आप लोग किस तरह करते हैं? अगर आपको कोई मतलब इस तरह से अगर प्रोटोटाइप्स आप, क्योंकि आप लोग तो करते होंगे, शहबाज है? आई थिंक सर इनके मामू की वर्कशॉप है वहाँ सर से। शहबाज मैंने की? जो वहाँ पे देखा था, जी सर, सर मैंने जो वहाँ पे देखा था लिबर्टी में, तो वो तो इस तरह से करते हैं कि उनके जो वेंडर्स होते हैं ना, या जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं जो उनका प्लांट होता है, तो उनसे वो कॉस्ट एस्टिमेशन ले लेते हैं। इसके अलावा ना जो डिफरेंट कंपनीज में वो जो इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, सिर्फ वहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे उनकी जान पहचान। हाँ, ऐसे ही है, कॉस्ट एस्टिमेशन ऐसे ही होती है। जी शहबाज। टाइप कर दो। शहबाज लिख के बोलो, शहबाज लिख के बोलो, आवाज नहीं आ रही शहबाज। आवाज नहीं आ रही शहबाज। कनेक्टिविटी का मसला है शायद शहबाज का। शहबाज खाना खा रहे हैं शायद। हाँ, तो अब जो कॉस्टिंग है, आप उस्मान आपने पूछा था सवाल कॉस्टिंग का। जी सर मैंने पूछा था ना। हाँ, तो क्लैरिटी हुई है ना कि अगर आपको एक्चुअल कॉस्टिंग चाहिए तो ठीक है ना। ठीक है सर, मतलब खुद से नहीं कर सकते, खुद से मतलब कैसे आगे करेंगे? हमने वेंडर मतलब ये। आपको नहीं पता ना कि यार ये इक्विपमेंट कितने का आएगा। आपको जो बिल्कुल जो वेंडर है वही बताएगा ना कि हाँ यार इसका ये रेट चल रहा है, और आप एस्पेन से करेंगे तो वो ज़ाहिर है वो अपने हिसाब से देगा और वो मैच नहीं करेंगे आपके एक्चुअल प्राइस से। ठीक है। सॉन्ग सर। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ सर।
सर अगर किसी रिसर्चर ने काम किया हो तो हमें उससे अगर कांटेक्ट करना हो सिलसिले में, क्योंकि कुछ चीज़ें रिसर्च पेपर में प्रिस्क्राइब नहीं होती या डिटेल नहीं होती जिससे हमें समझना कोशिश करने चाहते हैं, नहीं हो पाता, तो क्या उससे कांटेक्ट हो सकता है सर? ऑफ कोर्स हो सकता है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है कांटेक्ट करना, दूसरा है उसका रिस्पॉन्ड करना। कांटेक्ट करना बड़ा आसान होता है, अब वो रिस्पॉन्ड करता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट रिसर्चर कितना बिजी है, टाइम निकालेगा, या वो इस तरह की चीज़ों को रिस्पॉन्ड भी करता है, या उसके भरम ही अलग हैं, या वो टाइम ही नहीं है उसके पास। तो ये चीज़ें हैं। आप नॉर्मली जब पेपर्स पढ़ते हैं तो पेपर में ईमेल आईडी होती है, ठीक है, आप ईमेल आईडी पे उसको ईमेल कर दें, या रिसर्च गेट पे अगर आपको प्रोफाइल मिल जाए तो रिसर्च गेट पे कर दें उसको टेक्स्ट। तो डिपेंड करता है कि वो करे ना करे, वो एक अलग बात है, लेकिन आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। सर वही तो, पेपर में ईमेल आईडी मेरे ख्याल में कहीं मेंशन हुई नहीं होती, और रिसर्च गेट या गूगल। नहीं होती है, हर पेपर में कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर की ईमेल होती है, ठीक है ना। कोई भी पेपर बगैर ईमेल आईडी के नहीं होता, पब्लिश होता है तो उस पर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर की ईमेल आईडी होती है। सर एक रिक्वेस्ट आई थी कि एक प्रपोजल से तो हम स्टेज से आप ऊपर आ गए, अगर हम थीसिस में आप अगर हेल्प कर देंगे थीसिस राइटिंग में ना, तो ये सबके लिए भी अच्छा हो जाएगा, फाइनल ईयर के लिए, ये सबको भी थीसिस लिखने हैं। देखिए थीसिस के जो मेन चीज़ है वो तो ये है कि आप क्या काम कर रहे हैं। वो अब किसी का एक्सपेरिमेंटल होगा, किसी का सर्वे होगा, किसी का मैथमेटिकल मॉडल होगा, किसी का सिमुलेशन होगा, तो जाहिर सी बात है कि इट नीड्स वास्ट एक्सपर्टीज ना। तो जो मेरी एक्सपर्टीज़ है उसमें जो चीज़ होगी मैं बता दूँगा कि यार ये कैसे आप कर सकते हैं। इवन मेरे अपने स्टूडेंट कुछ फंसे हुए हैं। मजहर कहाँ पहुंचा आपका काम? सर डिजाइनिंग ज्योमेट्री पे ही फंसे हुए हैं सर, क्योंकि ज्योमेट्री आपको पता है सर, अब उसको कैलकुलेट नहीं हो पा रहा कि किस तरीके से करना है। आगे सिमुलेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, लेकिन डिजाइनिंग करने में थोड़ा बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि अभी उसको समझने के लिए सॉफ्टवेयर को भी टाइम लग रहा है बड़ा सर। नहीं मैंने, अच्छा मजहर जो है एनसिस पे काम कर रहे हैं, एनसिस फ्लुएंट पे। तो अगर आप लोगों को ज़रा काफ़ियों को पता होगा इसका, तो ऑफ कोर्स एक डेडिकेटेड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है फॉर फ्लूइड्स। तो मेरी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है टू बी ऑनेस्ट इन एनसिस फ्लुएंट, लेकिन ये है कि बता सकता हूँ कि कैसे जाना है, क्या करना है। अगेन इसका स्टफ आपको अच्छा खासा ऑनलाइन मिलेगा और मिलना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि आप कितना सर्च कर रहे हैं, और क्योंकि डिफरेंट बुक्स भी उस पर हैं, ट्यूटोरियल्स भी हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस आपको मिलेंगी, डिफरेंट पेपर्स भी मिलेंगे। तो काम तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन अगेन मुझे नहीं अंदाज़ा कि आप लोग कितना टाइम दे रहे हैं कि सॉल्व नहीं हो रहा ये प्रॉब्लम। वैसे हो जाना चाहिए था अब तक तो। सर कोशिश पूरी है कि कुछ दिनों में हो जाए सर। मसला सर ये है कि उसके एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना काम की बहुत ज़्यादा है, बहुत एक लेंथी सॉफ्टवेयर कहा जाए ना, जिसको एक एक चीज़ को ऐसे डिफाइन करना पड़ता है सर, फिर जाके एक वो ज्योमेट्री बनती है, इसलिए इतना मुश्किल हो रहा है। जैसे अब एन से उस पे एसपेन पे करना आसान होता है, एसपेन पे चीज़ें डिस्क्राइब्ड होती हैं, या और कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जिस पे डिस्क्राइब होती हैं, मैंने बाकी दूसरे बहुत सॉफ्टवेयर पे काम किया है, तो ये एनसिस एक पहला सॉफ्टवेयर जिससे मुझे बहुत मुश्किल हो रही है कि एक एक चीज़ को समझने में, डिस्क्राइब करने में सर, इसलिए टाइम टेकिंग है। जो चीज़ जितनी मुश्किल है वो उतनी अच्छी है। अच्छी से मतलब बहुत लर्निंग होगी आपकी, जब आप ये कर सर लोगे तो उसके बेनिफिट्स आपको बाद में पता लगेंगे। जी सर, ये है ज़रूर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चंस हैं? नो सर, नो सर। नो, चलें जी। तो लिटरेचर रिव्यू अगर आप मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। लिटरेचर रिव्यू मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। सबसे पहले तो कम से कम 5 रिलेवेंट रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ लें। आप 5 पढ़ने के बाद आप उड़ने लगेंगी, ठीक है ना। और अगर आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन रखें या फिर हम फर्दर इस पर कम्युनिकेट करें, तो आप जितने पेपर भी पढ़ें, 1 पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, उनको सिंपली समराइज करें। और अगर आप बोलेंगे तो मैं टर्निटिन पे आप लोगों को क्लास बना के दे दूंगा, और आप उस पर सबमिट करें, एंड देन आई कैन रिव्यू फॉर यू ना, कि क्या क्वालिटी है इसमें, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ इसमें आपने खामखा डाली है। मतलब वी कैन डू इट कम्प्रीहेंसिवली।
हाँ सर, ऐसा कर लें कि सबको ना टास्क दे दें यही ना, और एक ठीक है, डेडलाइन दे टास्क दें में ताकि अभी मैंने सब दे लोग दिए। फ्री जो हैं। जिस जिस एरिया में भी आप काम कर रहे हैं, 2 रिव्यू पेपर पढ़ें, उन दोनों रिव्यू पेपर्स की समरीज बनाएं। इनिशियली जो स्टेज होता है, आप इनिशियल स्टेज पे पेपर्स को समराइज कर सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, एक्सट्रैक्ट कर सकें उसको, प्रिसाइज करें उसको। ठीक है, तो उसके बाद आप फर्दर फिर आहिस्ता आहिस्ता चीते बनते जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला काम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को वो ये है कि कोई भी 2 रिलेवेंट रिव्यू पेपर्स पढ़ें और उन दोनों रिव्यू पेपर्स को आप समराइज करें। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है थैंक सर, यू बहुत ट्राई बहुत। करते हैं। मैंने तो सर और आपको बताया, आधा थैंक पढ़ा यू था, सर। बोरिंग लग शुक्रिया रहा सर। था, छोड़ दिया आधे था। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप बोरिंग लगेगा, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, लेकिन 10 दिन में वो पेपर जरूर खत्म होगा। टू बी ऑनेस्ट 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा उस पे। ठीक है सर। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ओके सर। जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। जिसने सेशन मिस कर दिया वो रिकॉर्डिंग इसके बाद सेशन की आ जाएगी, और जो नहीं पार्ट ले पाया वो देख सकता है। ठीक है, आप सबके आने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।